पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को देखा था कि क्या होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब भी मैंने आपको बोला था। और इसीलिए आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर, क्योंकि जेई मेंस में और एडवांस में आपको इसके ऊपर क्वेश्चन मिलने ही हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप लोग नोट करिए। इफ ई प्राइम एंड एफ प्राइम आर द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स ऑफ events E and F respectively, and if probability of F is greater than 0 and less than 1, then the value of probability E given that F has happened and P E prime या complement of E given that F has happened, यानी कि ये दोनों कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज का जो सम होता है वो 1 होता है। ये आपको याद रखना है, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चंस में यूज हो जाता है। तो अब इसको देखते हैं, इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट एफ हैज हैपेंड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट गिवन दैट एफ हैज हैपेंड को हम इस वे में लिख सकते हैं। जो मैंने आपको बोला भी था, इसको आप याद रखेंगे कि ऊपर न्यूमरेटर में आपका इंटरसेक्शन आ जाता है, बस बेसिकली आपका स्लैश साइन जो है इंटरसेक्शन में बदल गया, और नीचे जो स्लैश के बाद लिखा होता है डिनोमिनेटर बन के आ जाता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ये होते क्या है, इस पे बात करते हैं। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जस्ट टू रिमाइंड यू, तो हम पहले अपना एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F तो बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें वहां पे कुछ छेड़खानी नहीं करनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट को देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F। तो ये वाला लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, ये रीजन जो हो जाएगा आपका ये वाला हो जाएगा। क्यों? ऐसा रीजन जो E से बाहर है और F के साथ इंटरसेक्शन है, तो ये आपका रीजन हो गया। और इस रीजन को हम कैसे लिख सकते हैं ये भी हमने देखा था, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। इसको हम यहां ये ऐसे लिख देंगे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F, और यहां पे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। यहां पे फर्स्ट पार्ट में हम कोई चेंज नहीं कर रहे। अब आप देखिए, जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ F माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F विच इज इक्वल टू 1, और यही हमें प्रूव करना था। तो इस रिजल्ट को आप लोग याद रखिएगा। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो आपको दो केसेस दे रखे हैं, उसको जरा आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, वेन डायग्राम बना लें हम। तो ये हमारा वेन डायग्राम बना दिया अगर हमने, तो अगर आप सोचो कि ये अगर A है, मैं फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A यहां है और B यहां है, ठीक है, बाहर का स्क्वायर नहीं बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, इसको लिखते हैं फर्स्ट पार्ट को, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब आप देखिए बी इंटरसेक्शन है, क्लियरली दिख रहा है कि भाई बी इंटरसेक्शन क्या होगा, जब ए उसके अंदर कंटेंड है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए तो पूरा ही ए हो गया आपका। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ये हो गया 1। अब जरा सेकंड पार्ट को भी साथ के साथ ही देख लें। तो सेकंड पार्ट बोल रहा है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट।
अब अगर ए एंड बी डिसजॉइंट होंगे यानी कि उनमें कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए क्या हो जाएगा आपका, 0 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि आंसर विल बी 0। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, मोर देन वन आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो it is saying let x and y be two events such that probability of x is 1/3, probability of x given y is equal to half, and probability of y given x is equal to 2/5, then probability of y, आपके सामने चार ऑप्शंस हैं। अब आपको इन चारों में से देख के बताना है कि कितने ऑप्शन सही है, कौन कौन से ऑप्शंस सही हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है उस पर शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, एक्स गिवन वाई और वाई गिवन एक्स हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, और ये हमको दिया हुआ है हाफ। इसको थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। इसके बाद हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा y इंटरसेक्शन x होना चाहिए, लेकिन y इंटरसेक्शन x तो x इंटरसेक्शन y एक ही बात है, तो मैं उसको इसीलिए जस्ट x इंटरसेक्शन y लिख रहा हूं, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि ऊपर भी x इंटरसेक्शन y लिखा हुआ है, तो सेम ही चीज हो जाएगी वो, है ना। और नीचे क्या आ जाएगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ x, और ये दे रखा है आपको 2/5, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। और साथ में हमें दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये है 1/3। जो तीनों चीजें गिवन है, ये हमें, इसको मैंने इक्वेशंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करके निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई होगा क्या। तो एक चीज है, देखिए अगर मैं 3 की वैल्यू यानी कि p ऑफ x, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू इक्वेशन 2 में रख दूं, तो हमारे पास सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं ये कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x है हमारी 1/3 इज इक्वल टू है 2/5। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y ये हो गया हमारा 1/3 इंटू 2/5, यानी कि 2/15। अब इसको इक्वेशन 4 बोल दिया, और हम इसको उठा के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ y मिल जाएगा। तो यहीं पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y मिल गया हमें 2/15, और इनटू 2 कर दूं उधर से, चलो मैं एक बार प्रॉपरली लिख देता हूं, 2/15 ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू है हमारे पास हाफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y हमारी हो जाएगी 4/15। तो और यही हमें दे रखा है, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहला ही ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो गया। अब आगे के ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ऑप्शन बी देखते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट गिवन वाई इज इक्वल टू हाफ है। अच्छा, अभी मैंने आपसे रिजल्ट याद करने को कहा था, जो ये था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट डिवाइड गिवन y इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो अब अगर ये रिजल्ट हमें याद है, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन y हमें मिली हुई है हाफ। तो ये है हाफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
x कॉम्प्लीमेंट गिवन y इज इक्वल टू 1, तो क्लियरली प्रोबेबिलिटी ऑफ x कॉम्प्लीमेंट गिवन y इज इक्वल टू हाफ हो गई, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो गया। तो अभी तक हमें दो ऑप्शन जो है करेक्ट मिल चुके हैं। अब देखते हैं तीसरे ऑप्शन के बारे में। अब जरा देखिए, थर्ड ऑप्शन है, यहां पे मैंने थोड़ा सा करेक्शन कर दिया है। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल टू 2/15। तो ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, तो ये ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन डी क्या है। ऑप्शन डी जो है ये पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये हमारे पास होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये फॉर्मूला हमें पता है, तो इसकी में अलग अलग वैल्यूज रख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स हमारे पास है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई हमने निकाल लिया 4/15 और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई 2/15। तो ये हमारे पास आ गया विच इज 7/15, पर हमारे को 2/5 दे रखा है, तो ऑप्शन डी जो हो गया वो रॉन्ग हो गया। तो ये हमारे पास इसका मतलब आंसर आ गए ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो अब देखिए ये क्वेश्चन है, अगर आपको बेसिक क्लियर थे तो बड़े आराम से आप कर सकते थे इसको। और ये क्वेश्चन जो है जेई एडवांस्ड 2017 में पूछा गया आपसे। तो कुछ नहीं है, बेसिक्स है, उसको क्लियर रखिए, समझिए उनको, और क्वेश्चंस आराम से होंगे आपके। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, देयर आर टू अर्न्स marked A and B. Urn A contains 2 red and 1 white ball. Urn B contains 1 red and 2 blue balls. A fair coin is tossed. If it lends head, a ball is drawn from A. If it lends tail, a ball is drawn from B. और उसके बाद ये अलग अलग E1, E2, E3 हमें इवेंट्स दे रखी हैं। तो चीज क्या है, आपके पास दो अर्न हैं, लेट्स से यहां पे बना लेते हैं। आपके पास अर्न जो है एक ये है और एक ये है, अर्न ए और अर्न बी। इसके अंदर 2 रेड और एक वाइट बॉल है, 2 रेड 1 वाइट, और अर्न बी में है 1 रेड एंड 2 ब्लू। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। यहां पे ना एक करेक्शन होना चाहिए, तो 2 वाइट या इसको हम यहाँ पे भी 1 ब्लू लिख लेते हैं, ठीक है। बॉलें एक ही जैसी हैं, रेड एंड ब्लू। तो इसको जरा सा आप चेंज कर लें, तो ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो दैट विल बी 1 ब्लू, ठीक। अब जरा अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है कि एक कॉइन को टॉस किया, और अगर उसमें हेड आया तो अर्न ए में से आप बॉल निकालेंगे, और अगर उसमें टेल आया तो अर्न बी में से आप बॉल निकालेंगे। तो अब कह रहा है कि भाई इवेंट E1 की जो है वो कैसे डिफाइंड है, हेड्स एंड रेड बॉल अकर, हेड एंड रेड बॉल। तो यानी कि हेड भी आया है और रेड बॉल भी आई है। तो अब हेड कब आया है, हेड आने पे आप क्या करते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी है हमारी 1/2, ठीक है। अब हेड आया तो आपने रेड अर्न ए में हाथ डाला होगा और वहां से रेड बॉल निकाली होगी, तो वो उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास, अर्न ए में रेड बॉल है कितनी, 2, और टोटल बॉल्स कितनी है, 3, तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/3, यानी कि आपका आंसर हो गया 1/3। अब जरा इवेंट बी को देखिए, रेड बॉल अकर, मतलब आपने सिक्का उछाला
और आपने रेड बॉल निकाली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हेड आया होगा तो भी रेड बॉल निकाली होगी। अगर हेड आया होगा, मान अब सिक्का क्या करेगा, हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आया तो आपने अर्न ए से बॉल निकाली होगी, और हेड टेल आया होगा तो अर्न बी से बॉल निकाली होगी। तो दोनों ही अर्न से बॉल निकाल रहे हैं और दोनों से रेड निकाल रहे हैं। तो पहले तो ये देखो कि भाई हेड आने पे आपने निकाली अर्न ए से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3 है, ये हमने देख लिया। प्लस अगर टेल आया होता तो आपने अर्न बी से निकाला होता, और वहां से आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/3। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया 2/6 प्लस 1/6 यानी कि 3/6 यानी कि हाफ। तो आपके पास E2 की प्रोबेबिलिटी जो आ गई, इवेंट E2 की, वो हाफ आ चुकी है। अब तीसरे की बात करते हैं। थर्ड में कह रहा है ब्लू बॉल अकर, कि अब बिल्कुल जैसे रेड बॉल हुआ ऐसे ही ब्लू बॉल होगा। भाई मान आपने कॉइन टॉस किया, आपका हेड आया, तो आपने अर्न ए से एक बॉल निकाली और वो ब्लू निकाली। तो इसका मतलब ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हाफ इंटू 1/3, प्लस अगर उसमें टेल आया होगा तो फिर से आपने अर्न बी से निकाली होगी ब्लू बॉल, तो वहां से आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 2/3। तो अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, फिर से ये सेम ही आ गया, तो हाफ आ गया। ठीक है, अब E1 E2 E3 की प्रोबेबिलिटीज हमें मिल चुकी हैं, और अब E4 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें, विच सेज हेड्स अकरिंग इफ बॉल ड्रॉन इज रेड। कि आपने बॉल तो निकाली रेड, लेकिन कब निकाली होगी, जब हेड आया होगा। तो अब देखिए, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गिवन दैट रेड बॉल। अब इसको, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ गई, तो इसको हम कैसे लिखते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन रेड डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। अच्छा देखो, अब हेड इंटरसेक्शन रेड, तो ये तो पहली है E1, ठीक है, तो ये तो E1 हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 1/3 डिवाइडेड बाई 1/2, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि 2/3। अब ये चारों ऑप्शंस जो है या चारों इवेंट्स, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब ये क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि अब E1 E2 E3 E4 में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है। तो भाई क्लियरली ये 2/3, यानी कि डी की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। तो आपका आंसर जो हो गया, डी हो गया। अब जरा ये क्वेश्चन देखिए, आपको दो इवेंट्स हैं ए और बी, उनकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अंडर द फॉलोइंग कंडीशंस। अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अंदर आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो सबसे पहला जो है वो ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब बड़ी सीधी सी बात है, अगर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इंडिपेंडेंट का केस होता था तो मैंने आपको बताया था कि पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो पी ए इंटू पी बी होता है। तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी हो गया हमारा 1/3 इंटू 1/2, यानी कि 1/6। अब इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होगी, ये हमें बताना है। तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/6, ये आ गया हमारे पास। तो 6 कॉमन आ गया, 2 प्लस 3 माइनस 1, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3। तो पहले पार्ट का आंसर आपका ये आ गया। अब दूसरा देखें, ए एंड बी आर डिसजॉइंट
और तब आपको ए यूनियन बी बताना है। तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। अगर डिसजॉइंट हैं तो इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 होगा। तो तब आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो बस सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल के आ जाएगी। तो यानी कि 1/3 प्लस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा 5/6। अब थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि ए इंप्लाइज बी है, तब आपको पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है। ए इंप्लाइज बी का मतलब क्या हुआ, अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊं तो ए इंप्लाइज बी का मतलब अगर ए है तो ए है तो बी, तो ये आपका ए इंप्लाइज बी हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपका ए इंटरसेक्शन बी जो क्या होगा वो सिर्फ ए हो जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। तो अब इस केस में जब ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह में क्या लिख दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दूंगा। ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ही आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे को दे ही रखी है हाफ। तो थर्ड पार्ट का आंसर ये आ गया। अब फोर्थ पार्ट में पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी 1/8 दे रखी है आपको। तो अब इस पे देखें तो जरा सा इसको क्लीन कर देते हैं। तो अब हमारे को गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये हमको दे रखा है 1/8। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर 8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारी 1/2 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/16, 1/2 ओवर 1/8 यानी कि 1/16 हमारे पास आंसर आ गया इसका। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया हमें, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना तो बिल्कुल आसान है। फिर अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो मुझे इसकी जरूरत नहीं लिखने की, चलो फिर भी लिख दिया तो लिख दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारी है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है 1/2 और ये होगी 1/16। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 37/48 आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी दैट अ टीचर टेक्स सरप्राइज टेस्ट इज 1/3 इफ a student remains absent for 2 days, then probability that he misses number 1 exactly one test, number 2 at least one test, and number 3 at most one test। ये हमें तीनों के आंसर्स आपको बताने हैं। तो टीचर की 1/3 प्रोबेबिलिटी है सरप्राइज टेस्ट लेने की, और एक बच्चा 2 दिन के लिए एब्सेंट है। तो अब एग्जैक्टली वन टेस्ट का मतलब क्या हुआ, एग्जैक्टली वन टेस्ट का मतलब 2 दिन में उसका एक टेस्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि भाई अगर 2 दिन है तो पहले दिन टेस्ट हुआ और दूसरे दिन टेस्ट नहीं हुआ। नहीं होने को मैं बार से डिनोट कर देता हूं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले दिन ही टेस्ट हो गया ना हुआ हो और दूसरे दिन टेस्ट हो गया हो जिस दिन, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ये हमको दे ही रखी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट हमारी क्या है, यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट ना होने की यानी कि कॉम्प्लीमेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 2/3 हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर आएगा इस केस में क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्ट यानी कि 1/3 इंटू 2/3 प्लस 2/3 इंटू 1/3। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास 2/9, 2/9 यानी कि 4/9।
अच्छा, अब सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट वन टेस्ट, मतलब कम से कम एक टेस्ट तो हुआ हो। कम से कम एक टेस्ट तो यहां से आ गया भाई, और या फिर दो भी हो सकते, दोनों ही दिन टेस्ट हो गए हो, तो एक तो ये चीज आपकी ऐड हो गई है ना। तो एटलीस्ट वन टेस्ट के केस में टेस्ट पहले दिन हुआ, दूसरे दिन नहीं हुआ, या दूसरे दिन नहीं, पहले दिन नहीं हुआ, दूसरे दिन हुआ, या फिर दोनों ही दिन टेस्ट हो गया भाई, ऐसा भी तो हो सकता है एटलीस्ट में। तो अच्छा, इन दोनों की तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है 4/9, और दोनों दिन टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/3 इंटू 1/3, तो ये हो गया हमारा आंसर 5/9। अच्छा, अब देखो, एट मोस्ट वन टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट हुआ, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं ना भाई, या तो 0 टेस्ट हुआ है तो हुआ ही नहीं, या 1 टेस्ट हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल, 1 माइनस दोनों दिन टेस्ट हो गया हो, यानी कि दोनों ही दिन टेस्ट हो गया, यानी कि टीटी हो गया, यानी कि 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3, यानी कि 8/9 आपका आंसर। तो चलिए, बस एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, इसको जरा आप सॉल्व करिएगा। अ प्रॉब्लम इन मैथ्स इज गिवन टू टू चिल्ड्रन हु सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली। Probability of A solving it is 1/2 and probability of B solving is 2/3. Find the probability that the problem is solved. तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 5/6। करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम फिर आगे बढ़ेंगे।